ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए YouTube चैनल में ज्योतिष एकाग्र चैनल के नाम से हम ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता है। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो ओम प्रकाश शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का जो विषय है वो राहु केतु के बारे में है। राहु केतु क्या राजयोग कारक है या फिर हमेशा ही कष्टदायक है? जब हम जन्म कुंडली देखते हैं और वहां पर राहु स्थित होगा, जैसे भाग्य भाव में राहु स्थित होगा या कर्म भाव पर राहु स्थित होगा, तो हमारा नजरिया थोड़ा गलत चला जाता है कि इस स्थान पर यह राहु बैठा है तो हमारे कर्म क्षेत्र को खराब कर रहा है, या फिर भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है तो ये हमारे भाग्य को बाधित कर रहा है, या फिर लग्न भाव में राहु स्थित है तो आपके मानसिक विचारों को शांति को भंग कर रहा है, ये ख्याल आ जाते हैं। लेकिन आज का जो विषय जो मैंने लिया है, राहु केतु योग कारक ग्रह भी है और मारक कारक भी है, और ये आपके शुभ और अशुभ परिणाम भी दे सकता है। इसके बारे में मेरा दावा है कि आज तक ऐसा सब्जेक्ट आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा, और यदि बताया है तो आपको अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं आपके सामने खुलकर चर्चा करने जा रहा हूँ। इसको आप पूरा देखेंगे तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस सब्जेक्ट को अधिकतर ज्योतिषी ने आपकी समझ से दूर रखा है, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को उजागर करूँगा। जय श्री कृष्णा। अधिक विलंब न करते हुए, राहु और केतु एक तरह के ये छाया ग्रह है। 7 ग्रह तो मेन आते हैं और ये छाया ग्रह माने गए हैं। तो छाया ग्रह जिस राशि पर बैठते हैं उस राशि के वो परिणाम देते हैं, ऐसा माना गया है। अब यदि राहु और केतु कुंडली के 12 भाव, मैं अधिकतर यही बयान करता हूं कि कुंडली में 12 हाउस होते हैं, 12th हाउस होते हैं, और इसके जो महत्वपूर्ण स्थान है वो 1, 4, 7 और 10वां स्थान को हम केंद्र भाव कहते हैं। 5वें और 9वें स्थान को हम त्रिकोण भाव से जानते हैं, और जो लग्न भाव है इसको हम केंद्र भाव से भी जानते हैं और मूल त्रिकोण के नाम से भी इसको जानते हैं। अब मैं चर्चा कर रहा हूं, यदि राहु और केतु यदि किसी की जन्म पत्रिका में स्थिर लग्न में हो, स्थिर राशियों में हो। अब स्थिर राशियों की जब चर्चा चली है तो स्थिर राशियां कौन कौन सी ये बता देता हूं पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए। स्थिर राशि होती है वृषभ राशि, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये स्थिर राशियां कहलाती है। ये स्थिर राशियों में यदि राहु और केतु स्थित हो, जैसे वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये तो हुई स्थिर राशियां। दूसरा आता है चर राशियां। चर राशियां होती है मेष, कर्क, तुला और मकर राशि। या तो राहु केतु स्थिर राशि में यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ, या फिर चर राशि। चर राशि जो होती है मेष, कर्क, तुला और मकर, इस तरह से स्थिर और चर राशियां कहलाती है। अब राहु केतु यदि स्थिर राशि में स्थित हो और केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ स्थित हो, फर्स्ट नियम तो यह है कि राहु केतु चर या स्थिर राशि में हो, स्थित हो, और केंद्र या त्रिकोण भाव के स्वामी, केंद्र मैंने बताया था आपको 1, 4, 7 और 10वां स्थान को हम केंद्र भाव कहते हैं, और त्रिकोण भाव है 5 या 9। तो इस तरह से या तो 1, 4 यानी कि मेष, कर्क, तुला या मकर, इन राशियों में स्थित हो, या फिर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी 1, 4, 7, 10 ये तो हो इनके स्वामी, और 5वां और 9वां स्थान के स्वामी ये त्रिकोण भाव कहलाता है। तो राहु और केतु यदि स्थिर या चर राशि में स्थित हो, साथ ही केंद्र और त्रिकोण के स्वामी
के साथ स्थित होने पर यह परम राजयोग कारक माना जाता है। तो ऐसे में जब परम राजयोग कारक बनेगा तो इसका शुभ परिणाम और अति शुभ परिणाम व्यक्ति को देखने को मिलता है। और जब इसकी महादशा अंतरदशा आती है तो ये ऐसे व्यक्ति को नई नई ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर पहुंचाता है। धन लाभ तो देता है, यश मान कीर्ति सब कुछ देता है, यानी कि एक वैभवशाली जीवन प्रदान करता है, लग्जरी लाइफ देता है। इसके अलावा ये एक राजयोग यानी कि राजा के समान उसको नई नई उपलब्धियां देते हुए उसका नाम चर्चा सब कुछ मिल जाता है। वो जो चाहता है इस अवधि में उसको सब कुछ हासिल होता है। अब ये दूसरा नियम जो है, यदि राहु और केतु यदि अशुभ स्थान कुंडली के, अधिकतर हम कुंडली का 6वां, 8वां और 12वां इन भावों में को हम त्रिक भाव कहते हैं या अशुभ स्थान कहते हैं। ये 6वां, 8वां और 12वां कष्टकारी, दुखदायी कहा गया है। तो ऐसे में यदि राहु केतु या तो 6ठे स्थान पर या 8वें स्थान पर या 12वें स्थान पर स्थित हो और इसके साथ ही केंद्र अथवा त्रिकोण के स्वामी के साथ, जहां 6ठे स्थान पर, 8वें या 12वें स्थान पर राहु या केतु बैठा हुआ हो और उसके साथ ही केंद्र का स्वामी या फिर त्रिकोण के स्वामी उसके साथ युति बनाए, संबंध बनाए, तो ऐसे में अशुभ परिणाम मिलेगा। लेकिन यह अधिकतर हमारे ज्योतिषियों, ऋषि मुनियों का मत है कि ऐसे में भी ऐसे जातक को इनकी महादशा अंतरदशा में शुभ परिणाम देखने को ही मिलते हैं। अब इसके अलावा एक पाराशर ऋषि ने व्याख्या की है, परंतु यदि राहु और केतु पाप भाव में स्थित हो और शुभ ग्रह से युक्त हो, राहु केतु हमारे पाराशर ऋषि कहते हैं कि राहु केतु पाप स्थान पे स्थित हो और शुभ ग्रह से युक्त हो तो ये महान कष्टदायक, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली स्थिति होगी। राहु और केतु यदि 6ठे, 8वें और 12वें स्थान पे हो और इन्हीं भाव के स्वामी, जैसे 6ठे स्थान पर राहु, 8वें में या 12वें में, इनमें या राहु या केतु स्थित हो। इसके अलावा ये जो है इनके स्वामी के ही साथ, जैसे वृश्चिक लग्न की हम चर्चा करते हैं तो वृश्चिक लग्न में दूसरे स्थान पर राहु यानी कि धनु राशि का राहु होगा और 8वें स्थान पर जो राशि लिखी हुई 3 लिखा होगा। 3 का जो मतलब होता है मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। तो केतु के साथ यदि बुध स्थित हो अथवा पाप ग्रह या पापी ग्रह मंगल और शनि, जैसे राहु और केतु समसप्तक होते हैं, इसमें सूर्य, शनि या मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो अपनी इस स्थिति में क्या होगा, ये होगा जैसे मैंने बताया था वृश्चिक लग्न की चर्चा की है। वृश्चिक लग्न के अनुसार 8वें भाव में केतु स्थित होगा और उसका स्वामी भी बुध वहीं पर स्थित होगा और उस पर यदि शनि या मंगल की दृष्टि संबंध हो तो ऐसी में इसकी महादशा या अंतरदशा में ऐसे व्यक्ति को उससे संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं और उस रोग के कारण उसको कष्ट भोगना पड़ता है, यह स्थिति बनती है। और यदि राहु केतु मारक भाव, अब कुंडली के मारक स्थान जो कहलाते हैं, कुंडली का 7वां स्थान मारक स्थान कहा जाता है और उसी के अनुसार यदि 7वें से दूसरा स्थान 8वां स्थान कष्टकारक, तो कुंडली का दूसरा और 7वां स्थान ये मारक स्थान कहे जाते हैं। इन भावों में या मारक भाव के स्वामी के साथ या तो इन भाव में राहु केतु स्थित हो
अभी वृश्चिक लग्न की मैंने चर्चा करी है, तो वृश्चिक लग्न के अनुसार दूसरे भाव धनु राशि आते हैं। यहाँ राहु स्थित बैठा हुआ है, तो राहु गुरु की राशि में स्थित है। अब ये गुरु की राशि में स्थित होने के कारण राहु गुरु से संबंधित परिणाम देने की स्थिति में होता है। अब यहाँ पर यदि 12वें स्थान पर शनि स्थित होगा तो उसकी तीसरी दृष्टि सीधी सीधी दूसरे स्थान पर पड़ती है। तो राहु जब गुरु की राशि में बैठता है तो ऐसे में यह राहु ऐसे जातक को अपनी महादशा में शुभ परिणाम ही देगा, किंतु जब गुरु की महादशा प्रारंभ होगी तो ये गुरु उसको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, मरने नहीं देगा, लेकिन मृत्यु के समान कष्ट, इतना अपमान, इतना घोर अपमान होगा कि जीवन उसका तड़प उठेगा। और जब गुरु के बाद जब शनि की महादशा आती है, शनि जैसे 12वें स्थान बैठा और राहु पर नजर पड़ रही है, तो जब शनि की महादशा आएगी तो शनि से तीसरे स्थान पर राहु स्थित होने के कारण शनि और राहु आपस में मित्र कहे जाएंगे। तो ये मित्र की जब स्थिति होती है तो ऐसे में जब गुरु में महादशा में उसको जितने कष्ट प्राप्त हुए हैं, उससे शनि की जब महादशा आएगी उसको वो ऐसे उभार देगा जैसे कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। इस तरह से यदि राहु केतु मार्ग भाव यानी कि जन्म कुंडली के दूसरा स्थान और 7वें स्थान पर हो, या फिर मार्ग भाव के स्वामी ग्रहों के साथ वहां पर स्थित हो, या फिर इनके जो स्वामी होते हैं उनके साथ स्थित हो, तब त्रिक भावों के स्वामी से युति हो। इस साथ में दूसरा या 7वें भाव के जो स्वामी होते हैं या तो उनके साथ स्थित हो और त्रिक स्थान पर स्थित हो। त्रिक स्थान जो होता है कुंडली के 6, 8 और 12, इनसे युति बना ले, इनके स्वामी से युति बना ले तो अपनी महादशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। जो भी मैंने बताया आपका वृश्चिक लग्न के अनुसार त्रिक भाव में राहु स्थित होगा तो वो कष्ट देगा। ये त्रिक भाव जो है 6वां, 8वां और 12वां स्थान कहलाता है। और मैंने वृश्चिक लग्न के अनुसार जो चर्चा करी थी वो राहु दूसरे स्थान पर स्थित होने के कारण उसकी स्थिति बताई। अब त्रिक भाव राहु दूसरे स्थान पर है तो त्रिक भाव जस्ट समसप्तम में केतु सीधा कहां पर आता है, 8वें स्थान पर। तो केतु की अंतरदशा, चाहे शनि शुभ अवस्था में चल रहा हो, लेकिन जब भी केतु की अंतरदशा आती है या प्रति अंतरदशा आती है तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को कुछ रोग हो सकते हैं।